भी ऑफलाइन है वापस आ जाएं, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है नेट के बाहर उधर तो ठीक है। चलो, अभी भावेश सर की क्लास हुई है, एक बार फिर से मैं एक शब्द को रिपीट करना चाहूंगा। ये क्लास जो है वो दिव्यांग बच्चों के लिए है, तो आप लोग कोशिश करना कि ये जो लिंक है, ये जो सर्कुलेट हो रहा है ना, केवल दिव्यांग बच्चों तक जाए, ठीक है, ऐसे पब्लिकली ना जाए। चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 2 से 3 मिनट मैं कल की चीज रिपीट करूंगा, जैसे कि पुराने बच्चों को पता है, मैं एक बार रिपीट करके ही आगे बढ़ता हूं। तो मैं कल की चीज को रिपीट कर रहा हूं, एक बार सरसरी तौर पे बस दिमाग खुला रखना और सुनते जाना, कुछ भी मत नोट करना, सिर्फ सुनते जाना, ठीक है। चलो, कल हमने सबसे पहले जो पढ़ना शुरू किया तो हमने पढ़ा प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है। ऊपर मैंने एक बार फिर से वही पुराना वाला बना दिया है, प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हमने प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ना शुरू किया था और प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने पूरा पाषाण काल को पूरा खत्म कर लिया था। यहां तक क्लियर है। कल हमारी क्लास खत्म हुई थी मध्य पाषाण काल में, और उस मध्य पाषाण काल में मैंने कहा था आप एक चार्ट बना लेना, ठीक है। तो वो चार्ट को एक बार मैं बता दे रहा हूं, फिर आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट करने का, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट कर लेना। चलो, कल तक की क्लास सबको समझ में आ गई थी, अब मैं आज का नया शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो आज मैं शुरू जो कर रहा हूं ना, उसको आराम से आप सिर्फ सुन लो, जब मैं बोलूंगा लिखो तब आप लिखना शुरू करना, ठीक है। चलो, आज हमारा शुरू होगा मध्य पाषाण काल, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, जिनका आवाज आ रही है वो सुन लो। मैम आ गए हैं, वो आपको साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करेंगे, जो भी है आप उसको ध्यान रखना है ना। सबसे पहले मध्य पाषाण काल। अभी तक हमने क्या देखा था, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हम कहां पे थे, बर्फ वाली जगह थी, आर्द्रता थी, धीरे धीरे वहां पे आर्द्रता आई, हस्त कुठार कुल्हाड़ी ये सारी चीजें यहां पे बनी थी। अब हम धीरे से आगे बढ़कर मध्य पाषाण काल में आ गए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ के मध्य पाषाण काल में आ गए हैं। जो भी चीज बोलूंगा ना उसको एकदम गांठ बांध के सुनना, कैसे लिखना है क्या लिखना है मैं बताऊंगा जब लिखने बोलूंगा, अभी सिर्फ सुन लो, ठीक है। मध्य पाषाण काल में जो हमें अवशेष मिले हैं, मध्य पाषाण काल में हमें जो अवशेष मिलने हैं, उससे यह ज्ञात होता है कि मध्य पाषाण काल में कहीं ना कहीं कृषक बस्ती का निवास था। एकदम क्लियर हो गया सबको? ठीक है। चलो, कृषक बस्ती का आवास था ऐसा साक्ष्य मिला है, लेकिन वो क्या कृषि करते थे क्या, ये कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला है ना। तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि कृषक बस्ती का वहां पे उस समय क्या था, स्थापना हुआ होगा, लेकिन वो क्या था, क्या उगाते थे, क्या इससे रिलेटेड कुछ भी चीज नहीं मिलती है। लेकिन जो हमें साक्ष्य मिलता है, हम अनुमान लगाते हैं मध्य पाषाण काल में, वो ये अनुमान लगाते हैं कि संभवतः उस समय भी मानव शिकार करता था, मछली पकड़ता था और उससे ही अपने पेट को क्या करता था, भरता था। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट ये मैंने बोला, कृषक बस्ती रही होगी, लेकिन साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है कि खेती हुई है, क्या हुई है, ये संभवतः है। और दूसरा मैंने क्या बोला कि मध्य पाषाण काल में भी लोग क्या करते थे, शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे, वही उनके भोजन का क्या था, साधन था। ठीक है, यहां तक हो गया। अब तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आराम से सुनो, लास्ट में लिखाऊंगा, ठीक है। इस मध्य पाषाण काल में एक नई तकनीक का आविष्कार हुआ, आराम से सुनो। मध्य पाषाण काल में एक नई तकनीक का आविष्कार हुआ जिसको प्रक्षेपास्त्र, ठीक है, मैं लिख देता हूं आपको। मध्यकालीन में एक नई
ठीक है, मैंने दो ठोक लिखा है, मैंने प्रक्षेपास्त्र भी लिखा है, मैंने प्रक्षेपात्र भी लिखा है। तो कुछ स्थानों में ये भी लिखा मिलेगा आपको और कुछ स्थानों में ये भी लिखे मिलेगा, ठीक है, दोनों सही है। और ये जो प्रक्षेपास्त्र तकनीक है क्या, तो ये पहली तकनीक थी जिससे तीर कमान का आविष्कार हुआ। ऐसा कहा जाता है ये पहली तकनीक थी जिससे तीर कमान का, मतलब बहुत बड़े वाले, ऐसे नहीं कि बड़े तीर, छोटे छोटे तीर कमान, बहुत छोटे अमाउंट, तो छोटे जो थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाएं या जिनका आकार छोटा हो, तो छोटे आकार के फिर तीर कमान का आविष्कार इसी तकनीक की वजह से फिर हुआ। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो इस चीज को एक बार फिर से बोल रहा हूं और लिख लेना। लिखो, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में संभवतः मानव, मध्य पाषाण काल में संभवतः मानव शिकार करके और मछली पकड़ के अपना पेट भरता था। क्लियर हो गया? चलो दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट है मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपात्र, प्रक्षेपात्र तकनीक का आविष्कार हुआ जिससे छोटे तीर कमान बने। क्लियर हो गया? मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपात्र तकनीक का आविष्कार हुआ जिससे छोटे तीर कमान बने। यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलो अब इस चीज को गांठ बांध लो कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसमें जो लिस्ट के फॉर्म में जो चीज लिखाई जाएगी, कंफर्म अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वहीं से आए, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं प्राचीन इतिहास का एक फायदा ये है, प्राचीन इतिहास का एक फायदा ये है कि ये चेंज नहीं होना है। तो ये स्टैटिक डाटा है, इसको आप अगर रट लिए हो ना तो आपको वेरिएशन मिल जाएगा आधुनिक भारत में, आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाएगा मध्यकालीन भारत में, लेकिन प्राचीन अगर आप रट लिए ना तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे, गलती होने के चांस नहीं रहते। ठीक है, मैम ने बता दिए हैं जो चीज को, आप लोग समझ गए हो। जितनी चीजें नोट करने की बोला था आप नोट कर लिए हो। अभी अब सिर्फ सुनना, अब सिर्फ सुनना इस टेबल को और फिर बाद में स्क्रीनशॉट करना। अभी देख लो, मध्य पाषाण काल है, जो मध्य पाषाण काल के समय का है उसमें हमें कई जगहों से कुछ चीजें मिली हैं, ठीक है, उनको हम सूचीबद्ध करके लिख ले रहे हैं। तो सबसे पहला है स्थान। फिर से मैं बोलूंगा, जो बच्चे आवाज सुनकर लिख रहे हैं, जो बच्चे आवाज सुनकर लिख रहे हैं वो 2 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। जो केवल आवाज सुनकर लिख रहे हैं वो 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे स्थान और उसी के बगल में ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे राज्य या जिला, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे विशेष, ठीक है, सिर्फ 2 कॉलम। और जो देख रहे हैं बच्चे वो लोग 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो पहला कॉलम रहेगा हमारा स्थान, दूसरा कॉलम रहेगा हमारा राज्य या जिला, और तीसरा कॉलम रहेगा विशेष, मतलब हमें किस राज्य या जिले से कौन सी विशेष चीज मिली है। क्लियर हो गया सबको? चलो सबसे पहले आदमगढ़, आदमगढ़, ठीक है। ये आदमगढ़ वाला जो एरिया है हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ का जो पड़ोसी राज्य है, मातृ राज्य बोलते हैं जिसको हम, मध्य प्रदेश। तो ये आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य पाषाण कालीन प्रारंभिक आवास के संकेत हमें आदमगढ़ से मिलते हैं, ठीक है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रारंभिक आवास के संकेत मिलते हैं। क्लियर हो गया? चलो दूसरा है बागौर, बागौर, ये लिखा हुआ है बागौर, ठीक है, गलत मत लिखना, बागौर। ये बागौर वाला जो इलाका है ना वो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। बागौर राजस्थान में स्थित है और बागौर से हमें
प्रारंभिक पशुपालन के संकेत मिलते हैं। क्लियर हो गया? अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारा है सांभर झील। सांभर झील, सांभर झील में हमें क्या मिलता है? प्रारंभिक वृक्षारोपण के संकेत मिलते हैं। सांभर झील जहां हमें प्रारंभिक वृक्षारोपण के संकेत मिलते हैं। चौथे नाम पे आते हैं। चौथा नाम है महदाहा। महदाहा भी लिखते हैं और महदाहा भी लिखते हैं, आप जो भी लिखोगे वो सही है, ठीक है? तो महदाहा ये जो जगह है उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी, ठीक है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में स्थित है। और इस जगह से हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि मध्य पाषाण काल में एकल शवाधान और युगल शवाधान दोनों का प्रावधान था। एकल शवाधान से तात्पर्य एक शव का, युगल शवाधान से तात्पर्य दो शव का शवाधान एक साथ स्थित मिला है। क्लियर हो गया? और पांचवा हमारा है भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा कहां पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और यहां से हमें रंग बिरंगे चित्रकारी मिले हैं। गुफा के अंदर रंग बिरंगे चित्रकारी मिले हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया मध्य पाषाण काल वाला क्या था? ठीक है, मैं साइड हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, चलो, है ना? मध्य पाषाण काल अपन का हो गया। मध्य पाषाण काल को क्विकली रिवाइज कर रहा हूं। मध्य पाषाण काल वह पाषाण काल है जिसमें मनुष्य या मानव अपने पेट पालने के लिए शिकार करता था और मछलियां पकड़ता था। उससे महत्वपूर्ण चीज केवल ये लिस्ट है और ये लिस्ट में मेंशन किया गया है कि एक स्थान है आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां पर प्रारंभिक आवास का संकेत मिला था। दूसरे पे आते हैं बागौर जो कि राजस्थान में स्थित है, यहां से प्रारंभिक पशुपालन का संकेत मिलता है। तीसरा है सांभर झील, ये भी राजस्थान में स्थित है और यहां से प्रारंभिक वृक्षारोपण का संकेत मिलता है। चौथा है महदाहा, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहां से शवाधान मिलता है। और शवाधान के साथ में लिख लेना एकल शवाधान और युगल शवाधान। तीसरा, पांचवा है भीमबेटका। भीमबेटका के साथ आप गुफा भी लिख लो तो बहुत अच्छा है। भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश में मिला है और यहां पर रंग बिरंगी चित्रकारी यहां से प्राप्त होती है। तो ये हमारा मध्य पाषाण काल भी आज खत्म होता है। चलो, सबको मध्य पाषाण काल समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं नव पाषाण काल में। ठीक है, चलो, नव पाषाण के बारे में आप थोड़ा सा पहले सुन लो, फिर जब बोलूंगा स्क्रीनशॉट करना, लिखना, उसके बाद आप लिखना शुरू करना। ठीक है ना? चलो, तो ये जो हम आते हैं नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल में जब हम धीरे धीरे आने लग गए तो प्रारंभिक बस्ती का विश्व की सबसे प्राचीन बस्तियों का साक्ष्य ऐसा बोलते हैं कि 9000 ईसा पूर्व से मिलना शुरू हुआ है। और हमारे मतलब जो हमारा एरिया था मेहरगढ़, पहले पाकिस्तान और भारत एक था, तो मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, वहां से हमें एक बस्ती मिली है और उस बस्ती का काल 7000 ईसा पूर्व है। फिर से सुन लो, मेहरगढ़
मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान के एरिया में स्थित है, वहां पे 7000 साल पुराने बस्ती का साक्ष्य मिला है। ये चीज आप ध्यान रखना। और अब क्या हुआ, हम सबसे पहले पूरा पाषाण काल में तो यहाँ पे पत्थर पत्थर पत्थर, मध्य पाषाण काल में आए तो हम थोड़े से एडवांस हुए, हम शिकार किए, मछली पकड़ के खाने लग गए। और फिर जब थोड़ा सा नव पाषाण काल में हम प्रवेश किए ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, हथियार अच्छे धारदार बनने लग गए। ठीक है, पहले क्या था, बड़े पत्थर को तराश दिए, ऐसे मार दिए ये। लेकिन अब जब नव पाषाण काल में आ गए तो हथियार जो हमारे थे क्या हो गए, और ज्यादा धारदार हो गए, और बहुत अधिक मात्रा में हमें क्या मिला है, कुल्हाड़ियां मिली है। क्लियर हो गया सबको? बहुत अधिक मात्रा में कुल्हाड़ियां मिली है। तो मैं एक क्विकली बोल रहा हूं, अगर कोई लिखना चाहता है तो जल्दी से लिख ले। 2 लाइन है। नवपाषाण काल में विश्वतम प्राचीन बस्ती का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है। नव पाषाण काल में विश्वतम प्राचीन बस्तियों का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ मेहरगढ़ यानी कि ब्रैकेट में लिख लेना, बलूचिस्तान से एक बस्ती प्राप्त हुई है, या एक बस्ती का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान से एक बस्ती का साक्ष्य मिला है, जिसका काल 7000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, जिसका काल 7000 ईसा पूर्व माना गया है। अगला पॉइंट लिखना, हथियार तेज पॉलिशदार हो गए, हथियार तेज और पॉलिशदार हो गए। और तीसरा, विशाल मात्रा में कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। तीसरा, विशाल मात्रा में कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। ठीक है, चलो अब मैं चीज बोलूंगा, उसको आप इससे नोट करते रहना। जैसे हमने मध्य पाषाण काल में एक बना लिया था कॉलम, 3 कॉलम बनाया था जो बच्चे देखते हैं उनके हिसाब से, और 2 कॉलम जो बच्चे सुन के लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप वही चीज को फॉलो करना, वही चीज को फॉलो करना। पहले कॉलम में लिख लेना जो देख के लिख रहे हैं, पहले कॉलम में लिख लेना स्थान, दूसरे कॉलम में लिख लेना राज्य अथवा जिला, और तीसरे कॉलम में लिख लेना विशेष। और जो सुन के लिख रहे हैं वो पहले कॉलम में लिखना स्थान, उसी के ब्रैकेट में लिख लेना राज्य, और दूसरे वाले कॉलम में लिख लेना विशेष। क्लियर है सबको? चलो अब मैं लिखते हुए बताना शुरू कर रहा हूं, जब हो जाएगा तब स्क्रीनशॉट कर लेना आप। सबसे पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये कहां पे है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, यहां से सबसे प्रारंभिक कृषक बस्ती का साक्ष्य मिला है। यहां पर प्रारंभिक कृषक बस्ती का साक्ष्य मिला है। अभी तक हम मध्य पाषाण में क्या बोल रहे थे, हम अंदाजा लगा रहे थे शायद रहा हो, लेकिन फिर भी उनका मेन साधन क्या था, वो शिकार करते थे और मछलियां पकड़ के खाते थे। लेकिन जब नवपाषाण काल में आए ना, तो नवपाषाण काल में हमें मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, वहां से हमें कृषक बस्ती का साक्ष्य मिल गया। ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूं, एक बार लिख लेना, आप आराम से देखते रहना। बोरझोम, गुफ कराल, बोरझोम, गुफ कराल, ये दोनों ही कश्मीर में है। बोरझोम और गुफ कराल दोनों ही कश्मीर में है। उसके बाद हम आ जाते हैं
कोल्डिहिवा, आधा कोल्डिहिवा, कोल्डिहिवा। और लास्ट में आ जाते हैं हम चौपाली मांडो, चौपाली मांडो। एक और ऐड कर लेते हैं, अगर नीचे का नहीं दिखेगा तो मेरे को बताना। उसको हम लिखे हैं चिरांद। चिरांद जो है बिहार में स्थित है, चिरांद बिहार में है, कोल्डिहिवा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चौपाली मांडो भी उत्तर प्रदेश में है। एक बार लिस्ट को फिर से सब देख लो। सबसे पहले मैंने बताया है स्थान मेहरगढ़, बोरझूम, गुफ्फ कराल, कोल्डिहिवा, चौपाली मांडो और चिरांद। ये नाम आपको जबान में कंठस्थ होने चाहिए। अगर आप नवपाषाण की काल की बात कर रहे हो तो ये वही लिस्ट है जिसमें से क्वेश्चन आएगा, और अगर नहीं आया इधर से तो फिर नहीं आएगा। तो ये दो ही लिस्ट है जिनसे क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं। तो आप इन लिस्ट को जो है रट के रखना, ठीक है। चलो, अब यहां पे मैं विशेष चीज बताते जाऊंगा, आप उसको साथ में सुनते जाना, समझते जाना। जब बोलूंगा स्क्रीनशॉट करो तब करना। सबसे पहले मैंने बताया नवपाषाण काल में भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं, कुल्हाड़ियां मिली है, ठीक है। अब नवपाषाण कालिक स्थल और उसमें क्या विशेषता रही है, तो सबसे पहले मैंने बताया मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है, यहां से कृषक बस्ती का साक्ष्य मिला है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया बोरझूम जो कि कश्मीर में स्थित है, यहां से गर्त आवास और उसके साथ में यहां से मिला है कुत्ता दफनाना। शव के साथ। देखो, जब प्राचीन चीजें आप पढ़ोगे ना, आपको बहुत सी नई चीजें पता चलेगी। तो ये बोरझूम जो कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है, यहां पे हमें गर्त आवास का साक्ष्य मिला है, और कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि उस जगह में उस समय में जब मृत्यु होती थी तो शव के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था, ठीक है। एक मानव के शव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो यहां पे हमें क्या मिला है, शव के साथ कुत्ते दफनाने का है, हमें प्रमाण मिला है। अब आ जाते हैं गुफ्फ कराल। गुफ्फ कराल ये भी कश्मीर में है, क्योंकि कश्मीर में गर्त आवास मिला था, तो यहां पे भी क्या है, गर्त आवास का साक्ष्य मिलेगा। यहां पे भी गर्त आवास का साक्ष्य मिला। और इसका एक विशेष ये याद रख लेना, गेहूं, जौ और मसूर, जो तीन चीजें हम दलहन में यूज करते हैं ना, गेहूं, जौ, मसूर, अनाज में, दलहन में, ये तीनों चीजें मिली थी यहां पे। इसके साक्ष्य मिले हैं दानों के, गेहूं, जौ और मसूर। गेहूं, जौ और मसूर, गेहूं, जौ और मसूर। सबको आ गया? ठीक है। कोल्डिहिवा, कोल्डिहिवा उत्तर प्रदेश में है, और इस कोल्डिहिवा से धान की विश्व प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, विश्व प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ठीक है। सबको ध्यान रहेगा, धान का विश्व प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मैं एक बार देख लूं नीचे का कट तो नहीं रहा। चिरांद बिहार, ओके है ना, ठीक है ना। धान का विश्व प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चौपाली मांडो, चौपाली मांडो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यहां से मृद भांड, मृद भांड, मृद भांड, मृद भांड, मृद भांड। मृद भांड क्या होता है आप सुन लो। जैसे अभी हमारा नया वाला दौर चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, पोला के त्योहार में क्या होता है, लोग पोला खेलते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये तो ये उस जमाने में मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाया जाता था, और उसमें रंग बिरंगी चित्रकारी की जाती थी,
और उस कार्यकाल के हिसाब से उसे मृद भांड संस्कृति या मृद भांड कला कहा गया है। सबको याद रहेगा? ठीक है। तो उस काल के हिसाब से उसे मृद भांड संस्कृति या मृद भांड कला का नाम दिया गया है। ठीक है। मृद भांड कला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक टू बैक कई बार छोटे बड़े एग्जाम्स में अचानक से आ जाता है तो वो छूट जाता है, क्योंकि ये थोड़ा नया शब्द लगता है, हम पढ़े नहीं रहते हैं। ठीक है। तो जब मैं मृद भांड को पढ़ाऊंगा ना, 5 मृद भांड मैं आपको पढ़ाऊंगा, उन 5 मृद भांड को आप बस लिख लेना, क्या क्या नाम है उनका और कहां कहां मिला है, बस। चलो लास्ट आते हैं इसमें, चीरांद। चीरांद देखो यहां लिखा है चीरांद। चिरांद वाला एरिया जो है वो बिहार में स्थित है। चिरांद वाला एरिया बिहार में स्थित है। और यहां पे क्या मिला है? हिरण के सींग से बने हुए औजार। हमें चिरांद में हिरण के सींग से बना औजार प्राप्त हुआ है। क्लियर हो गया सबको? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, नवपाषाण काल का नवपाषाण काल है, उसका स्थान, राज्य और विशेष। सबसे पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। यहां से प्रारंभिक कृषि बस्ती का या कृषक बस्ती का साक्ष्य मिला है। दूसरा बोरझोम। बोरझोम कश्मीर में है। यहां से गर्त आवास मिला है और गर्त आवास के साथ साथ मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण भी मिलता है। तीसरा है गुफ्फ कराल। गुफ्फ कराल जो कि कश्मीर में स्थित है और यहां से हमें क्या मिलता है? गर्त आवास तो मिलता ही है, गर्त आवास के साथ हमें क्या मिलता है? गेहूं, जौ और मसूर की खेती का भी क्या है? उसके दानों का प्रमाण भी मिलता है। उसके बाद है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और इस कोल्डिहवा से विश्व की प्राचीनतम धान की खेती का साक्ष्य मिलता है। इस कोल्डिहवा से विश्व की प्राचीनतम धान की खेती का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद हम आए हैं चौपाली मांडो। चौपाली मांडो चौथे नंबर पे है, चौपाली मांडो 5वें नंबर पे है। यहां से हमें मिलता है मृद भांड संस्कृति का साक्ष्य। यहां से हमें मिलता है मृद भांड या मृद भांड संस्कृति का साक्ष्य, और यह भी विश्व के प्राचीनतम मृद भांड संस्कृति का साक्ष्य है। याद रखना, यह भी विश्व के प्राचीनतम मृद भांड संस्कृति का साक्ष्य है। लास्ट में हमने लिखा चिरांद। चिरांद जो है बिहार में स्थित है और यहां पे हिरण के सींग से निर्मित औजार की प्राप्ति हुई है। क्लियर है? चलो, तो एक हिसाब से देखा जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल से हमने शुरू किया था, पूरा पाषाण काल खत्म हो गया, मध्य पाषाण काल आज खत्म हो गया, नव पाषाण काल ये खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लो ताकि लिखने में परेशानी ना हो। ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इधर से प्रागैतिहासिक काल को भी मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जब हम शुरू करेंगे तो उसको भी पहले लिख लेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, उसकी क्या परिभाषा है छोटी सी, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, जहां बोलूंगा कि अभी आपको सिर्फ लिखना है वहां पे आप लिखना, जहां बोलूंगा सिर्फ समझना है वहां पे आप सिर्फ समझना, पेन कॉपी यूज मत करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है ना। हमारा ये खत्म हो गया है हमारा प्रागैतिहासिक काल। आज हम शुरू कर रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अपन कोशिश करेंगे एटलीस्ट चरण 1 कंप्लीट हो जाए। चरण 2 जो है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चरण 2 को किस में पढ़ेंगे हम? हड़प्पा सभ्यता में। और इसको हमें डिटेल में इसलिए पढ़ना है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन हमको यहां से हड़प्पा से दिखता ही है। चरण 1 से आए ना आए, चरण 3 से आए ना आए, लेकिन हड़प्पा से एक क्वेश्चन हमको दिख जाता है। तो हड़प्पा को जब हम चरण 2 को हम उस समय पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे? जब हम हड़प्पा संस्कृति पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सबका एक बार टाइमिंग लिख ले दे रहा हूं। 3500 से 2500 इसका कार्यकाल था। 3500 से 2500 बीसी लिखा है, इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। उसके बाद मैंने इसका लिख दिया 2500 से 1750 बीसी, इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। और तीसरा चरण मैंने लिख दिया 2000 से 1200। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आधे ऐतिहासिक काल को मैं फिर से थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहूंगा आपको। ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज जो है, ये ताम्र पाषाण काल का हिस्सा है। ये पूरी चीज जो है ताम्र पाषाण काल का हिस्सा है। ये पूरी चीज जो है ताम्र पाषाण काल का हिस्सा है। ठीक है, सबको आ गया समझ में? इसी का एक दूसरा हिस्सा ये है, कौन सा? लौह पाषाण काल। इसी का एक दूसरा हिस्सा है लौह पाषाण काल। ठीक है, जगह कम है इसलिए उसको नहीं बनाया हूं, जब उसको पढ़ाएंगे तभी बनाएंगे। ठीक है, तो अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो ताम्र पाषाण काल के अंदर तीनों चरणों को पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? ताम्र पाषाण काल के अंदर ही हम चरण 1, चरण 2 और चरण 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अगर ये स्पेसिफिक नहीं लग रहा है तो मैं फिर से बना देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। हमारा खत्म हो गया था प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को फिर से 2 भागों में हमने बांट दिया था। एक ताम्र पाषाण काल, एक ताम्र पाषाण काल, और दूसरा हमारा था लौह पाषाण काल, है ना? लौह पाषाण काल, लौह पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह पाषाण काल। ये लौह पाषाण काल को आप नोट कर लो, जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता में हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, डिटेल से। लौह पाषाण काल को हम वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे, लेकिन ताम्र पाषाण काल जो है इसका 3 चरण है। चरण 1, और दूसरा है हमारा चरण 2, और तीसरा है हमारा चरण 3। चरण 2 जो है वो पूरा हड़प्पा के ऊपर है, तो हम हड़प्पा वाला जो है हड़प्पा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? चरण 1 और चरण 3। क्लियर हो गया सबको? रफ है, रफ ब्लॉक डायग्राम है, अगर आप करोगे तो देख लो। ठीक है, चलो यहां पे बहुत ही छोटी छोटी 3 से 4 चीज लिखनी है। अब मैं बोल रहा हूं लिखते चलो, तो आप लिखते चलना है ना। अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूं और मैं कुछ शब्द जो है कठिन टाइप के रहेंगे उसको मैं बोर्ड में नोट कर दूंगा, तो आप उसको लिखते चलना। ठीक है, अब आप सबसे पहले आद्य ऐतिहासिक काल की डेफिनेशन लिखोगे, तो आप लिख लो आद्य ऐतिहासिक काल, डैश करके लिखना शुरू करो, डैश करके लिखना शुरू करो, है ना। चलो लिखो आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल प्राग ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल का सम्मिश्रण है। आद्य ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल का सम्मिश्रण है। ठीक है, दोनों का सम्मिश्रण है।
यहां से कुछ लिपियां प्राप्त हुई है, यहां से कुछ लिपियां प्राप्त हुई है जिसे अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं हासिल की जा सकी है। यहां से कुछ लिपियां प्राप्त हुई है जिसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं हासिल की जा सकी है। ठीक है, उदाहरण के लिए डाल लेना हड़प्पा। हड़प्पा वाला जो है ना, इसको हम आधे ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो अब आधे ऐतिहासिक काल में मैं फिर से आपको बता दिया था, एक है ताम्रपाषाण काल और दूसरा है लौह पाषाण काल। लौह पाषाण काल को पूरा साइड हटा दो, अभी सिर्फ आप ताम्रपाषाण काल, सिर्फ ताम्रपाषाण काल को पढ़ोगे। आप हेडिंग में डाल दो ताम्रपाषाण काल, उसमें 3 ब्लॉक बना के लिख दो, चरण 1, चरण 2 और चरण 3। तो अब हम चरण 1 की बात करेंगे। क्लियर है? एक बार कर लो। ताम्रपाषाण काल है क्या एक्चुअली, अगर आपसे कोई पूछा जाए तो उसके नाम से ही इसकी परिभाषा मिल जाती है। ताम्र पाषाण मतलब वह काल जहां तांबे और पत्थरों यानी पाषाणों का उपयोग हुआ, उसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। क्लियर है? इसके हम चरण 1 को ले रहे हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना? ताम्रपाषाण काल जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जहां पे तांबा और पाषाण दोनों का ही उपयोग हुआ, उस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब हम इसके आते हैं चरण 1 में। अब चरण 1 में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट बताऊंगा, आप उस 3 पॉइंट को नोट डाउन कर लो, अगर क्वेश्चन आया तो वहां से आपका बन जाएगा। क्लियर है? अब इसमें जैसे हमने मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में पढ़ा था ना, क्या चीज कहां से मिली है और उसकी क्या विशेषता है, उसी को हम एक लाइन में लिख देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है कि याद करना है आपको। पहला पॉइंट क्या है? मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ कहां है कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है सबको पता है। मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ से कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। खेती का साक्ष्य मिला है। क्लियर हो गया? मेहरगढ़ से कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और जब भी साक्ष्य लिखोगे तो आप लिख देना प्राचीनतम साक्ष्य, है ना, क्योंकि अभी हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। और ये इसलिए ही अपन लिखवा रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट है, इसीलिए ये प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक है, चलो अब लिखो मेही। मेही, मेही एक जगह का नाम है ना, याद रखना, माँ में ए की मात्रा में, हा में बड़ी की मात्रा ही। मेही जो कहां पे स्थित है? बलूचिस्तान, इसलिए मैं बलू करके बस डॉट डाल दिया हूं, आप ध्यान रखना। मेही जो कि कहां पे है? बलूचिस्तान में है। यहां पे तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है, तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है। क्लियर है? सोचो उस जमाने में भी लोग आईना देखते थे, और उस समय कांच, ग्लास, ये सब का पता नहीं था उनको। वो तांबे की सतह को इतना अच्छा चमकदार और वो बना दिए थे कि उसमें ऐसे वो अपना चेहरा देख लेते थे। ठीक है, तो मेही जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, वहां से तांबे का एक दर्पण प्राप्त हुआ है। क्लियर है? अब मेही, क्योंकि अगला पॉइंट भी मेही का ही है, मेही में ही दाह संस्कार का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मेही में ही दाह संस्कार का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, सबको याद रहेगा, मेही में ही दाह संस्कार का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है।
क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट है जो लास्ट है और यहां पे हमारा खत्म हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल का चरण 1। इसमें लिखना गोमल घाटी, गोमल घाटी, गोमल घाटी, गोमल घाटी, गोमल घाटी। यहां पे एक किला था, उसको बोलते हैं राणा घुंडई का किला। यहां इसे कहते हैं राणा धुंडई का किला। यहां से घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले हैं, अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, याद रखना। सबसे पहले मैं क्या बताया, मेहरगढ़ में कपास की खेती का विश्व प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। दूसरा हमने क्या देखा, मेही जो कि बलूचिस्तान में ही स्थित है, वहां पे एक तांबे का दर्पण मिला है और सबसे पहले दाह संस्कार का प्रमाण भी हमें मेही से ही मिलता है। क्लियर है सबको। तीसरा है गोमल घाटी, गोमल घाटी, वहां पे एक राणा धुंडई का किला है जहां से घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। और ये गोमल घाटी कहां पे है, तो ये भी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है। ठीक है, तो पाकिस्तान ही आप लिखना, गोमल घाटी, राणा धुंडई का किला, पाकिस्तान के पास, घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है सबको। चलो, तो ये तो हो गया हमारा क्या, चरण 1। क्लियर है सबको। चरण 1 सबको क्लियर है। चरण 3 जो है वो थोड़ा सा लंबा है, अगर आज कराऊंगा तो फिर से बीच में रुक जाएंगे और उसको परसों में लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए उसको मंडे के दिन ही शुरू करेंगे और मंडे को ही खत्म कर देंगे। आज क्या क्या पढ़े हैं मैं एक बार सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं, आप उसको दिमाग में लेके चलते जाना। ठीक है, सबसे पहले हम आए हैं, आने के बाद हमने प्राग ऐतिहासिक काल क्या था उसको कल जो कि क्लास में हुआ था उसको थोड़ा सा बताए हैं। क्लियर। उसके बाद हम आ गए हैं, किसमें आ गए हैं हम, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। हाँ, उसमें हमने उसके बाद क्या शुरू किया, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हमने 5 स्थलों के बारे में पढ़ा। वो 5 स्थल कौन कौन से थे, पहला था आदमगढ़। आदमगढ़, आदमगढ़, आदमगढ़ से क्या मिला था, प्राचीनतम आवास के संकेत मिले थे। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था बागौर, दूसरा हमने पढ़ा था बागौर। बागौर से क्या मिला था, बागौर से हमें पशुपालन का संकेत मिला था और ये बागौर कहां स्थित था, राजस्थान में। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा सांभर झील। सांभर झील कहां स्थित था, राजस्थान में, और यहां से हमें प्रारंभिक वृक्षारोपण के संकेत मिलते हैं। क्लियर हो गया यहां पे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कोलडिहिवा, कोलडिहिवा। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुलडीहवा पढ़ा था। कुलडीहवा नव पाषाण काल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिमाग खोल के रखना, ऐसा नहीं कि अगर सामने वाला बोल रहा है कि ये पढ़े थे, हाँ 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 ये भी इसमें पढ़े थे, उसको डिवाइड करके रखना कि कौन सा मध्य पाषाण काल का है और कौन सा नव पाषाण काल का है। क्लियर। नहीं तो आप मध्य पाषाण वाले को नव पाषाण में डाल दोगे और नव पाषाण वाले को मध्य में, और यहीं पे आप गलती कर बैठोगे। ठीक है, कोलडीहवा हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में हमने पढ़ा आदमगढ़, आदमगढ़ के बाद हमने बागौर पढ़ा, बागौर के बाद हमने क्या पढ़ा, सांभर झील। सांभर झील के बाद हमने एक चीज पढ़ा था, उत्तर प्रदेश का था, वो क्या था, महदाहा। क्या था वो, महदाहा। और महदाहा में क्या मिला था हमें, एकल एवं युगल शवाधान। क्लियर है सबको। उसके बाद भीमबेटका गुफा में आ गए थे। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पे हमें क्या मिला था, रंग बिरंगी चित्रकारी। खत्म हो गया यहां पे। उसके बाद हम सीधा आ गए थे नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में भी हमने बता दिया था कि भाई बस्तियां जो थी मतलब काफी आगे बढ़ गई थी, हमें विश्व की प्राचीनतम बस्तियों में
मेहरगढ़ की एक बस्ती मिली जिसका काल 7000 ईसा पूर्व के लगभग आंका गया है। ये सब चीज था। फिर से हमने वहां पे एक टेबल बना लिया था और टेबल में हमने फिर से लिखा था कुछ स्थानों को और उसकी विशेषताओं को। क्लियर है यहां तक? तो अब उन स्थानों और विशेषताओं को एक बार लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं नवपाषाण काल के। ठीक है, सबसे पहला था मेहरगढ़। मेहरगढ़ में हमको क्या मिला था? कृषक बस्ती का साक्ष्य। मेहरगढ़ में हमको क्या मिला था? कृषक बस्ती का साक्ष्य। फिर दूसरे नंबर पे आ गए थे हम, वो क्या था? बोरजोहोम। बोरजोहोम कश्मीर में स्थित है। वहां से हमें गर्त आवास मिला था और एक नई चीज पता चली थी कि वहां पे शवों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था। क्लियर हो गया? तीसरा हमने पढ़ा था गुफ्फ कराल। गुफ्फ कराल भी कहां पे स्थित है? कश्मीर में स्थित है। और इस स्थित जगह पे हमें गर्त आवास तो मिला ही था, साथ में गेहूं, जौ और मसूर के दानों के साक्ष्य भी मिले थे। क्लियर हो गया? चौथा हमने पढ़ा था, अब यहां पे हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का कौन सा? कोलडिहिवा। ठीक है, कोलडिहिवा। यहां से हमें धान की विश्वतम प्राचीन साक्ष्य मिला था। धान का विश्वतम प्राचीन साक्ष्य मिला था। क्लियर हो गया? कोलडिहिवा। कोलडिहिवा के बाद हम आए थे चौपाली मांडो। चौपाली मांडो। चौपाली मांडो भी कहां स्थित था? उत्तर प्रदेश में। चौपाली मांडो भी कहां पे स्थित था? उत्तर प्रदेश में। और वहां से हमको क्या मिला था? मृत भांड संस्कृति। मृत भांड के साक्ष्य मिले थे। याद रखना, मृत भांड के साक्ष्य मिले थे। और लास्ट हम आए थे चिरांद। चिरांद। चिरांद स्थित था कहां पे? बिहार में। और यहां से हमें हिरण के सींग से बने हुए औजार प्राप्त हुए थे। यह हो गया था हमारा पूरा प्रागैतिहासिक काल खत्म। उसके बाद हम आधे ऐतिहासिक काल शुरू किए हैं। आधे ऐतिहासिक काल को हमने दो भाग में बांटा, एक ताम्रपाषाण काल और दूसरा लौह पाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में क्या था? चरण 1, चरण 2 और चरण 3। तो ये चरण 1 कंप्लीट हो गया है। कल हम चरण 3 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम सीधा हड़प्पा में पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं पे समापन करते हैं। समापन की घोषणा करते हुए क्लास खत्म। अब अगली क्लास आपकी मंडे को होगी, 6 बजे ही शाम को होगी। हो सकता है शायद मैम मंडे को ना रहे, मैम को थोड़ा सा अर्जेंट वर्क से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है। तो 1 हफ्ते आपको हम टीचर्स ही पढ़ाएंगे। साइन लैंग्वेज वाली मैम थोड़ा सा काम में ऑक्यूपाइड रहेंगी। 1 हफ्ते बाद हमारी क्लास फिर से जो रहेगी उसमें साइन लैंग्वेज वाली मैडम भी रहेंगी, लेकिन मंडे से जो क्लास होगी उसमें हम तीनों की क्लास एज इट इज रहेगी। मैं, सोनी सर और गुलनाज मैम पढ़ाएंगे ही। ठीक है, और जैसे भी होता है, अगर पॉसिबिलिटी होती है मैम ऑनलाइन जुड़ जाए तो उसको अपन कोशिश करेंगे। तो जो बच्चे देख के लिख रहे हैं वो बोर्ड वर्क को देख के लिखें, शायद हो सकता है 5 दिन के लिए मैम बाहर जाएं।